हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की संभावना है, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम, 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 63 बीपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, पॉलिटी, ईवीएस सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। यहाँ पे पूछा गया है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होता है दृश्य स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की सीमा। अगला क्वेश्चन जो 53 और 55 बीपीएससी प्री 2011 दोनों में पूछा गया, 53 और 55 दोनों में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप स्टार मार्क करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण किस परास में दिखता है। ऑप्शन दिया हुआ है 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 740 से 1000 नैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। बीपीएससी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लैश पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। 2 कैंडेला का एक समदिग्ध स्रोत 8 पाई ल्यूमेन प्रकाश जो है वो क्या करता है, प्रकाश फ्लैक्स पैदा करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। इसको याद करने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, आप सब भी इसको जानते होंगे, विबग्योर, BIVGYOR, विबग्योर ये ट्रिक होता है इसको याद करने का। रेड की तरफ से, अगर आप रेड की तरफ से वायलेट की तरफ जाएंगे तो आपको तरंगदैर्घ्य कम होगा, अर्थात सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड का होता है। रेड से सभी कितने जो 6 रंग है रेड के अलावा उन सभी का तरंगदैर्घ्य रेड से कम होगा। आपको ऑप्शन दिया हुआ है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। अगला दिया हुआ है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु। यहाँ से आपसे ठोस, द्रव और गैस और निर्वात भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश की गति जो होती है वो सबसे न्यूनतम किस में होती है। तो आपको बता दें यहाँ के ऑप्शन के अनुसार कांच सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम ठोस में होती है। अगर बात करें प्रकाश की गति सबसे तेज कहाँ होती है तो निर्वात में होती है, सबसे फास्ट निर्वात में होती है, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में और कांच में सबसे न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे अगर आपसे उलट के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश की गति सबसे तेज कहाँ होती है तो प्रकाश की गति सबसे तेज निर्वात में होती है। यहाँ पे पूछा न्यूनतम, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा कि ठोस में प्रकाश की गति सबसे न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करने पर ही हमें प्रकाश के 7 रंग, जिन्हें हम विबग्योर के माध्यम से याद करते हैं, वो प्राप्त होते हैं और प्रकाश का ये वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
66 बीपीएससी री एग्ज़ाम और प्री 2020 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हमारे इसी चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल लेंस की तरह सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टियों का एक ज़ेब्रा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, उपयुक्त से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कम चमक वाला एक घोड़ा। 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने की बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाएंगी। ठीक है, सफ़ेद रंग का प्रतिबिंब बनाने के लिए काले रंग की पट्टियां बनाई जाएंगी। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो घोड़े का जो प्रतिबिंब होगा वो कम चमक वाला एक घोड़ा इस पे दिखाई देगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबाने पर यह किस तरह कार्य करेगा? FL = 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह, FL = 10 सेंटीमीटर अवतल लेंस की तरह, FL more than 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीचर 9/10 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, FL > 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह ये कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष पूछा है, निकट दृष्टि दोष किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। 3 प्रकार के होते हैं, मेट्रोपिया, मेट्रोपिया नहीं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया जो होता है इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष, प्रेसबायोपिया में बाइफोकल लेंथ का यूज किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष के नाम से किसको जाना जाता है? 5 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने देखा निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। मायोपिया ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को आसानी से देख पाता है, परंतु जो वस्तु दूर रखी होती है उन्हें देखने में उसे प्रॉब्लम होती है। निकट दृष्टि दोष नाम से हो रहा है कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। उसे निकट की चीज़ें बहुत आसानी से दिखती हैं, दूर की वस्तुएं देखने में उसे प्रॉब्लम होती है। इसे मायोपिया कहा जाता है या निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि मायोपिया नामक बीमारी में किस लेंस का यूज किया जाता है, इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा किस लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है? तो अवतल लेंस के चश्मे का यूज किया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसको याद करने के लिए देखिए, निकट दृष्टि दोष और निकट अवतल लेंस और उत्तल लेंस में आ जो होता है, अक्षर में जो आ होता है ये निकट होता है, ऊ बाद में होता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का अक्षर यानी कि आ यानी कि अवतल लेंस, ऐसे आप ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। ऊ आ के बाद आता है, इसलिए ये दूर दृष्टि दोष में यूज हो जाएगा। इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इस तरह ट्रिक के माध्यम से और भी वीडियो आप हमारे इस चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं, तो हमने देखा मायोपिया। फिर वही क्वेश्चन बीपीएससी टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मायोपिया में क्या हमें स्पष्ट रूप से नहीं देखता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मायोपिया में निकट को छोड़कर कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है, यानी कि निकट की चीज़ें तो हमें दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। वहीं पे बात करें पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, तो पास की वस्तुएं दूर दृष्टि दोष में हमें नहीं दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की दिखती हैं, पास की नहीं दिखती हैं। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पास की तथा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, तो इसको प्रेसबायोपिया के नाम
से जाना जाता है और इसमें बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल और अवतल दोनों लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि निकट की वस्तुएं हमें किसमें नहीं दिखती, तो निकट की वस्तुएं हमें दूर दृष्टि दोष में नहीं दिखेंगी। यहाँ पे मायोपिया पूछा है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। यानी कि देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देखा था, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, इसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, किस नाम से उसे क्या कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। अभी हम लोगों ने देखा था कि वो दृष्टि जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता और लेकिन निकट की वस्तुओं को देख पाता है, उसे ही निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो आगे के ऑप्शन पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। आगे का ऑप्शन था जरा दृष्टि दोष और उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका जो सही जवाब था वो था निकट दृष्टि दोष, हम लोगों ने देखा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी अपना अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को रिपीट करके अगले एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि बिहार टीआरई, चाहे आप टीआरई की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जो पूछे गए हैं उन्हीं को रिपीट किया जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इसी चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता केंद्र के परे, वक्रता के केंद्र पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा वक्रता के केंद्र पर। अवतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार का बनाने के लिए जो वस्तु है वो वक्रता के केंद्र पर होना चाहिए। आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है और यहाँ से कोई वस्तु है, ये वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर होगा तभी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक टेलीस्कोप के अविदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विवेदन क्षमता अपरिवर्तित रहती है। लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करती है, बढ़ती है या घटती है। 70 बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बढ़ती है। जब एक टेलीस्कोप के अविदृश्य लेंस का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विवेदन क्षमता भी क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि विवेदन क्षमता की वक्रता त्रिज्या से संबंधित है, इसलिए क्या होगा? विवेदन क्षमता भी बढ़ जाएगा। विवेदन क्षमता जिसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, यह एक अविदृश्यक लेंस की दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विवेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर किसे कहते हैं, तो एक अविदृश्यक लेंस की दो निकटवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर करने की क्षमता ही विवेदन क्षमता कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग जिन्हें हम विबग्योर के माध्यम से याद करते हैं, इंद्रधनुष में यही 7 रंगों का उल्लेख देखने को मिलता है। उन्हें हम किस प्रकार से अलग करते हैं? एक प्रिज्म से रंगों को अलग करते हैं, फिल्टर से रंगों को अलग करते हैं, पौधे के रंगों को अलग अलग किया जाता है, या रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो 7 रंग कौन से हैं, तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगर इसमें पूछा जाए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? बैगनी की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। किसी ऐनक यानी किसी चश्मे के लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? पहले तो क्वेश्चन से ही हमें एक
एक और जवाब मिल गया, एक और क्वेश्चन मिल गया कि लेंस की क्षमता हम किस में मापते हैं। तो लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में मापते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो लेंस की डायोप्टर में मापी जाती है। अब यहाँ से पूछा है कि लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 2000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। यस, लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित करके। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न किया जाता है। श्वेत प्रकाश प्रदीप्त ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। अगला क्वेश्चन है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। 65 बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर भट्टी क्या होता है, तो सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे अगर आपसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। उत्तल दर्पण नहीं पूछ रही हूँ, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में डिफरेंट होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और कहा था जो भी इसका सही जवाब बताएगा उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिया जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि एलपीजी में कौन सी गैसों का यूज किया जाता है। उसका केवल एक ही जवाब आया है जो आपके सामने नाम है। नाम क्या है, इन भाई साहब का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, आप लोग नाम पढ़ सकते हैं। इन्होंने सही जवाब दिया कि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का यूज किया जाता है। बाकी किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया है। इस तरह आपके सामने आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि उत्तल लेंस का यूज कहाँ किया जाता है। अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपके नाम को भी इसी तरह दिखाया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ से पूछा अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूब लाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है। ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु, ट्यूब में द्रव या ट्यूब का शीशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूब में ठोस धातु। ट्यूब लाइट में प्रकाश ट्यूब में ठोस धातु पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शीशा जिसे पीवी कहते हैं का उपयोग किया जाता है। पीवी या इसे लेड कहा जाता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। सफाई के लिए, शक्ति के लिए, प्रकाश संचरण हेतु या कमजोरी के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संचरण हेतु। शीशे का उपयोग, पीवी का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। नाई की दुकान में जो 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं जिसमें आगे और पीछे दोनों के बाल आपको अच्छे से दिखाई देते हैं, हेयर का जो दृश्य है वो अच्छे से दिखाई देता है। तो उस दर्पण को किस तरह से अरेंज किया जाता है वो यहाँ पे पूछा है। एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे के समांतर। नाई की दुकान है, यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, एक मिनट, ये मान लीजिए नाई की दुकान है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका हेयर है, इसको कटाना है। तो यहाँ पे 2 समांतर दर्पण रखे जाएंगे जिसमें से यहाँ पे आपका आगे का बाल और इधर पीछे का बाल दिखता है, तो दोनों दर्पण समांतर रखे जाएंगे तभी दिखेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों दर्पण समांतर रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सी चीज़ें नहीं बदलती हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ें नहीं बदलती हैं पूछा है। नहीं बदलती और बदलती में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए ऑप्शन में कौन सी चीज़ नहीं बदलती या बदलती है, दोनों आपको ऑप्शन में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब क्या होगा। वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अवर्तनांक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति।
66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। प्रकाश का वेग कैसे बदलता है ये हम लोगों ने इसके पहले भी देखा कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे तेज होता है, उसके बाद वो गैस में माध्यम में तेज होता है, फिर धीरे थोड़ा कम होता है जल में, सबसे कम होता है ठोस में। तो उसकी गति तो चेंज हो गई, अगर गति चेंज होगी तो उसका तरंगदैर्घ्य भी चेंज होगा, लेकिन जो नहीं बदलता है वो क्या होता है, उसकी आवृत्ति, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नहीं बदलती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण लेंस, ए और बी दोनों। तो देखिए, पढ़ने में यूज किया जाने वाला लेंस कैसा होता है, अगर पढ़ रहे हैं हम और हमें कोई चीज़ देखने में प्रॉब्लम हो रही, यानी कि हमें निकट दृष्टि दोष नहीं है, हमें क्या निकट दृष्टि दोष में दूर निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें निकट की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो हमें दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल और अवतल, हमारे पास है, पास है, तो यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। वही चीज़ पूछा है कि पढ़ने के लिए, यानी कि हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं। पढ़ते हम कहाँ पे हैं, अपने आँख से कुछ दूरी पर ही तो किताबों को रख के, मोबाइल को रख के पढ़ते हैं, तो हमें निकट की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यानी कि हमें दूर दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष में, जिसे हम हाइपरमायोट्रोपिया के नाम से जानते हैं, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है, समतल है, उत्तल है, बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरा हुआ है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई दर्पण है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसको अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लग रहा है, तो ये कौन से दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, यहाँ पे पूछा ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अवतल दर्पण के सामने खड़ा है तो उसे अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा दिखाई देगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का यूज किया जाता है? अवतल, जिसे नतोदर भी कहते हैं, इसी को कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, और समतल, अवतल, अवतल, उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में, मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। प्रकाश विकिरण जो होते हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवर्तन झंझरी, जिसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं, का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त किया जाता है, जिसमें नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने, विवर्तन पैटर्न एक संकीर्ण और सघन हो जाएगा, विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाएगा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपसे पूछा है कि रमन, अगर यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि रमन प्रभाव किसने दिया, तो रमन प्रभाव सीवी रमन द्वारा दिया गया। आपसे पूछा है कि इसमें से क्या वो चीज़ है जो रमन प्रभाव को स्पष्ट करती है? ऑप्शन दिया हुआ है, रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का एक उदाहरण है। प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद केवल कम हो सकती है। इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी BAO मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। ये रमन प्रभाव को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है। लघु तरंग दीर्घ रंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही होता है। वायुमंडल दीर्घ तरंगों को लघु तरंगों की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आकाश को नीला रंगने का कारण है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का प्रकीर्णन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना ये हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, हवा। तो बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी, सूर्य से। लेकिन ये 54th बीपीएससी प्री 2002-2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसके सामने लेकर आई हूँ। सौर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, जल, वायु, निर्वात या कांच। तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होगी, कोई भी ठोस हो उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो धरती पर पहुंचता है उसको पहुंचने में लगने वाला समय क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.5 मिनट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 8.5 मिनट, 499 सेकंड। अगर सेकंड में आपसे पूछा जाए तो 499 सेकंड, या इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो है 8.19 सेकंड, वो 8.19 सेकंड। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नन ऑफ का एबव नहीं दिया, नन ऑफ एबव का ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए इसे आप ऑप्शन सी मार्क करेंगे। अगर यहाँ पे नन ऑफ एबव का ऑप्शन दिया होता तो आप इसको नन ऑफ एबव मार्क करके आते, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 8.19 सेकंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कहते हैं सेकंड में कितना होगा, तो 499 सेकंड, 499 सेकंड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ 8 मिनट, अभी हम लोगों ने देखा था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 19 सेकंड में, लेकिन आपको ऑप्शन में 19 सेकंड का डिफरेंट दिया हुआ, इसलिए इसका सही जवाब आयोग के द्वारा इनमें से कोई नहीं माना गया है। और ये 40 बीपीएससी प्री 2095 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे 19 सेकंड नहीं दिया हुआ ऑप्शन में। 8 मिनट अगर आप मार्क करके आते तो यह आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए बीपीएससी जो होता है इसके क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, इसके ऑप्शन इतने नियरेस्ट होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं नियरेस्ट समझ के, क्योंकि जनरली उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम जो नियरेस्ट होता है उसे मार्क कर देते हैं। लेकिन बीपीएससी यहीं पे खेला कर देता है और हमारा क्वेश्चन जो होता है, आता हुआ क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग नियरेस्ट मार्क करने के चक्कर में रहते हैं। तो बीपीएससी में आपको ये चीज़ ध्यान देना है, बिहार में आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपको नियरेस्ट ऑप्शन नहीं मार्क करके आना, एग्जैक्ट ऑप्शन मार्क करके आना है, क्योंकि ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन रहता है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, ध्रुवीकरण, प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार, विवर्तन, व्यतिकरण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा होता है, सोलर एनर्जी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपके सामने आज का जो क्वेश्चन था वो ये था, उत्तल लेंस का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। अगर आपका जवाब सही होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके आंसर को जरूर दिखाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।